ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। टुडे स्लाइटली लेट, कभी कोई टेक्निकल ऐसा इशू होता है। अब चलिए हम आपको पहले आज क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बी फास्ट। निम्नलिखित देशी रियासतों राज्यों के भारतीय संघ के साथ उनके विलय को बढ़ते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित देशी रियासतों राज्यों के भारतीय संघ के साथ उनके विलय को बढ़ते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद, तीसरा कश्मीर, चौथा गोवा, पांचवा पौंडीचेरी। बी फास्ट। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। कश्मीर एक, जूनागढ़ टू, हैदराबाद तीन, पौंडीचेरी चार और गोवा पांच। मतलब क्रम यही होगा, इस हिसाब से 3 1 2 5 4 हो गया। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भारतीय संघ में विलय ऑपरेशन पोलो नामक एक ऑपरेशन कोड के माध्यम से संभव हुआ? मैं स्टूडेंट्स ऑपरेशन पोलो मैं कल कहना भूल गया था, लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा इंटेलेक्चुअल गेस करो, क्योंकि यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं बच्चों जो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, बी फास्ट। हैदराबाद, या स्मार्ट गाय, यस, गुड, करेक्ट आंसर। हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर, ऑपरेशन पोलो। क्वेश्चन थर्ड, रजाकारों का सशस्त्र बल संबंधी था। मैंने रजकार सैनिक के बारे में कल बताया था ये आपको, ये खास क्षेत्र में किसानों का दमन किया था। चलिए बी फास्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। बी, बी फॉर बॉम्बे। वाह, यस, ओके, गुड। दैट इज द पॉइंट, इज हैदराबाद रियासत। करेक्ट आंसर, 100% करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? अब इसमें थोड़ा अनुमान करो, ये थोड़ा कठिन हो सकता है। महावत खान जी तृतीय हैदराबाद, हरि सिंह कश्मीर, मीर उस्मान अली जूनागढ़। अब इसमें आपको चॉइस चुनना है कि इसमें करेक्ट चॉइस कौन है। शासक है और क्षेत्र है। बी इज द करेक्ट आंसर। मैं इसके उस मीर उस्मान अली हैदराबाद के थे, ये जूनागढ़ के नहीं थे, और महावत खान जी तृतीय कहीं के नहीं थे। तो हरि सिंह और कश्मीर एक ही करेक्ट है, इसलिए बी इसका आंसर होगा। जिन्होंने बी किया हो करेक्ट आंसर किया है। अब चलिए आप लोगों को एक रीजनिंग क्वेश्चन करना है। एसर्शन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। रीजनिंग, स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा का त्याग करना आवश्यक हो गया था। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया क्योंकि रीजनिंग में स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा का त्याग करना आवश्यक हो गया था। अब करेक्ट आंसर बताइए।
इज द करेक्ट आंसर, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी ने अहिंसा का परित्याग नहीं किया था, उनकी अहिंसा विषयक अवधारणा ज्यादा मैच्योर हो गई थी। अब देखो एमसीक्यू में हम आपसे बहुत निश्चिंत हो गए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आप बहुत अच्छा तय कर ले। तो अब ये बताओ अंकुर कि इन लोगों का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या हाल है? कल कोई मैंने होमवर्क भी दिया था इनको, क्या होमवर्क तो नहीं दिया था? नहीं, कल तो नहीं दिया था, नहीं कल तो होमवर्क नहीं दिया था। चलिए माय स्टूडेंट्स, आप ध्यान कर लीजिए, पहले हम डायग्राम को लेके चल रहे हैं, उसमें हमने इसको कर लिया है, भारत की राजनीति और विदेश नीति प्रभाव, भारतीय यूनियन में देशी रियासतों का विलय कर लिया है। और आज करेंगे एक प्रजातांत्रिक संविधान के माध्यम से एक सामंती एवं औपनिवेशिक समाज का आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित करना। माने आज हम लोग की चर्चा एक प्रजातांत्रिक संविधान पर होगी, और उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जैसे अब हम लोग आज इस पर आ रहे हैं, तो पहले आप इस डायग्राम को देखिए। राष्ट्र निर्माण देखिए हमारा ये, मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि आप मेरा एक इस गुरु मंत्र को कभी मत भूलना। हमेशा जब भी सोशल साइंस पढ़ना तो इंटीग्रेट करके पढ़ना, और कोशिश करना इंफॉर्मेशन को ओपिनियन पर ले जाएं, इंफॉर्मेशन को ओपिनियन पर। और इसका सबसे बेहतर तरीका है कि अब मिस्टर अंकुर इन लोगों को कल एक चीज भेज देना, फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट नेशनलिज्म का नहीं गया है, इनको फूड फॉर थॉट दे देना। और फूड फॉर थॉट पर आप लोगों को सोचना है, मैं आपको एक सोचने वाला प्राणी बनाना चाहता हूं। तो देखो अब आप जैसे कोई भी टॉपिक है तो उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलना है। तो पहले तो पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को आपने 4 पार्ट में बांटा, 18वीं सदी का इतिहास, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया होगा। उपनिवेशवाद 3 चरणों में था, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया होगा। राष्ट्रवाद में आपने पढ़ा कैसे राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद की समानांतर प्रगति हुई और भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत को विभाजन भी मिला। और अब हम लोग आ गए स्वतंत्रता के उपरांत भारत पर, और स्वतंत्रता के उपरांत भारत पर जो हमारा अप्रोच है वो अप्रोच अलग तरह का है। जैसे एक प्रजातांत्रिक संविधान के माध्यम से एक सामंती एवं औपनिवेशिक समाज को आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित करना, उसमें हमको सबसे पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि पर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वैश्विक संविधानों का प्रभाव एक फैक्टर है, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का लक्ष्य, और चौथा है भारत के विभाजन का प्रभाव। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर लाए गए संवैधानिक कानून, विशेषकर एक ये भी है, 5 प्रभाव है, 1 2 3 4 और 5, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर लाए गए संवैधानिक कानून, विशेषकर 1935 के भारत शासन अधिनियम का प्रभाव। अब इस पृष्ठभूमि में हमने आपको बताया कि एक प्रजातांत्रिक संविधान के माध्यम से एक सामंती एवं औपनिवेशिक समाज को आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित करना। तो पहले आप देखते हो 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक आजादी प्राप्त हो गई थी, परंतु एक प्रजातांत्रिक संविधान के माध्यम से हमें आर्थिक और सामाजिक आजादी भी सुनिश्चित करनी थी। भारतीय संविधान उस आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का साधन था। इसलिए जहां अन्य देशों के द्वारा एक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वहीं भारत में 2 स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की परंपरा है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि हमने चाबी ली, मतलब 15 अगस्त 1947 को हमें अपने राष्ट्र का ताला खोलने की चाबी मिली कि अपने राष्ट्र को प्रजातांत्रिक बना सकते हो तो बना लो, क्योंकि हमें टूटा फूटा इंडिया उन्होंने दिया था, कटा छटा पाकिस्तान विलग, 563 देशी राज्य एक अलग अस्तित्व की बात कर रहे थे, एक तरफ से शरणार्थी आ जा रहे थे, देश हिंसा से धधक रहा था, फिर हमारे 60% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं थे, हमारे यहाँ हेल्थ एजुकेशन सेक्टर नहीं था। मतलब हम यू हैव टू फेस द मल्टीपल क्वेश्चंस को हमको फेस करना था, और उस मल्टीपल क्वेश्चन को फेस करने के बाद ही हम अपने राष्ट्र को बना सकते थे। उसमें अब क्या है कि 15 अगस्त को हमें एक चाबी मिली कि भाई आप
स्वतंत्र हो, जैसा चाहते हो वैसा राष्ट्र बनाओ। तो हमारा समाज तो एक औपनिवेशिक समाज रहा था या सामंती समाज रहा था। भारत में पहले सामंती व्यवस्था रही थी, बाद में जब उपनिवेशवाद आ गया तो उसने एक अलग तरह के शोषण मूलक व्यवस्था कायम कर ली। तो अब हमें एक प्रजातांत्रिक समाज बनाना था। तो प्रजातांत्रिक समाज बनाने के लिए हमें एक प्रगतिशील संविधान की आवश्यकता होती। तो हम वही प्रगतिशील संविधान निर्माण की तरफ चल दिया। अब यहां पर आपको सूचना मिलती है कि कैबिनेट मिशन योजना में जैसे 15 अगस्त को हमको चाबी मिली और इसलिए हम 2 स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। एक स्वतंत्रता दिवस नहीं, 2 स्वतंत्रता दिवस। एक पहली राजनीतिक स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली और 26 जनवरी 1947 को हमने आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ाया। इसलिए 2 हम लोग मनाते हैं दिवस, 26 जनवरी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, काश आप मेरे सामने बैठे होते और मैं आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट कर पाता कि 26 जनवरी को हम लोग अपने संविधान को अपनाने की तिथि 26 जनवरी क्यों चुनी? तो 26 जनवरी इसलिए चुना हमने कि आपको याद होगा कि लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो 26 जनवरी 1930 के दिन पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और हमारे यहाँ संविधान सभा का पहला प्रावधान कब था पता है? 9 दिसंबर। हमारे यहाँ संविधान सभा का प्रावधान कैबिनेट मिशन योजना में आया था और कैबिनेट मिशन योजना में एक संविधान सभा का प्रावधान था और इसी के तहत हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की बैठक शुरू हुई थी। हालांकि फिर भारत का विभाजन हो गया तो संविधान सभा की प्रक्रिया बंद हो गई। फिर 15 अगस्त 1947 का जब एक्ट आया तो हमारे पहले तो ब्रिटिश पर्यवेक्षण में संविधान बन रहा था। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, विभाजित भी हो गए, हमारे प्रतिनिधि भी कम हो गए। पहले तो 389 प्रतिनिधियों को हमने चुना था, फिर उनकी संख्या कम हो गई 78, तो ऐसे ही लेस हो गई। तो मतलब कुल मिला जुला के 300 से अधिक प्रतिनिधि फिर भी संविधान सभा में बैठे। और 15 अगस्त 1947 के बाद फिर संविधान सभा का दूसरा चरण आरंभ होगा, लेकिन पहली बैठक उसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो भारत का संविधान संभवतः तृतीय विश्व का पहला प्रजातांत्रिक संविधान था। अब देखिए, जब मैं आपको विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा जो बहुत जल्द आपका शुरू होगा, और मुझे लगता है कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद जब मैं विश्व इतिहास आपको पढ़ा दूंगा तब तक आप सोचने वाला प्राणी बन चुके होंगे। तब तक मैं समझता हूं कि आपके देखने का नजरिया, सोशल साइंस पढ़ने का नजरिया, सब कुछ बदल चुका होगा। तो मैं जब आपको विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा तो मुझे लगता है कि तब आप और भी कंफर्टेबल हो जाओगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि विश्व इतिहास में आपको सूचना मिलेगी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। डीकोलोनाइजेशन का मतलब हुआ व्यू उपनिवेशीकरण। तो जब व्यू उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो एशियाई अफ्रीकी देश स्वतंत्र हुए। एशियाई अफ्रीकी देश स्वतंत्र हुए तो इसी सिलसिले में मुझे आपको बताना है कि उसी क्रम में एशियाई अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता के क्रम में भारत को भी आजादी मिली। और सबसे पहला देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद होने वाला भारत ही था 1947 में। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, 1947 में भारत को आजादी मिली। अब ये आश्चर्य का विषय अवश्य है कि इंडिया वॉज द मोस्ट प्रेशियस कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, most precious jewelry of British crown, but how did British became ready to vacate India so quickly? It is really a matter of surprise for us. तो हम आजाद होने वाले पहले देश थे, तो संविधान निर्माण में पहली प्रक्रिया तो हमने शुरू की। सोचिए, तो इसलिए 1947 के बाद प्रजातंत्र का गलवाही डालने वाला संभवतः हम लोग पहले देश था। इससे पहले था जैसे इजिप्ट में गणतंत्र आ चुका था। इजिप्ट में एक प्रतिनिधात्मक सरकार आ गई थी, लेकिन वन मैन वन वोट का भी हिम्मत नहीं जुटा पाया था।
चाइना में डॉक्टर सन्यास सेन के तहत एक गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। इजिप्ट में गणतंत्र नहीं था तो राजतंत्र ही, लेकिन उस वो संवैधानिक राजतंत्र का रूप ले चुका था। और तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा ने एक गणतंत्र की स्थापना कर दी थी, लेकिन वो वन मैन रूल में बदल गया था, एक व्यक्ति की तानाशाही में। और इधर डॉक्टर सन्यास सेन ने भी गणतंत्र का प्रयोग किया था, परंतु वह विफल ही रहा था। एक तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रजातंत्र के साथ साक्षात्कार करने वाले हम लोग पहले तृतीय विश्व के देश थे। लेकिन अब हमने जो संविधान बनाया वो दुनिया का सबसे अनोखा संविधान था और सबसे बड़ा संविधान भी था। अब समझिए 395 आर्टिकल हुआ, उसके पहले शुरू में आप देखते हैं कि 8-8 अनुसूचियां हुई, फिर धीरे धीरे अमेंडमेंट के द्वारा अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई, लेकिन 8 अनुसूचियां बनी और टोटल 395 उसके धाराएं बनी। और इस तरह से आप देखते हो कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाने की दिशा में गए। तो इतना बड़ा संविधान क्यों हमारा बन गया, इसकी हम वजह आपको बताएंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता कि हमने दुनिया के संविधान से बहुत कुछ लिया। हमने हमारे संविधान के स्वरूप को किन कारकों ने प्रभावित किया, तो हमने 5 कारक ऊपर डायग्राम में आपको बता दिए हैं। पहला कारक बताया वैश्विक संविधानों का प्रभाव, क्योंकि हम संविधान बनाने निकले थे तो हमारी कोशिश थी कि दुनिया के संविधान में जहां जहां कुछ अच्छा है उससे कुछ अच्छाई अपने संविधान में ले लें। ओके, उसी क्रम में हमने दुनिया के संविधानों से लिया। तो कोई आलोचक ने कहा जिस तरह ब्रह्मा ने दुनिया की सारी सुंदर वस्तुओं से एक एक तिल सुंदरता लेकर तिलोत्तमा नामक स्त्री का निर्माण किया था, उसी तरह हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के सारे संविधानों से कुछ अच्छी बातें लेकर और तब उन्होंने हमारा संविधान बनाया था। इसी क्रम में आपको सूचना मिलती है कि हमने ब्रिटेन से लिया वेस्टमिनिस्टर मॉडल, जिसको कहते हो संसदीय व्यवस्था, वो ब्रिटेन से लिया। अमेरिका से हमने लिया निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान। देखो, वैसे हमारा जो संविधान है वो ब्रिटिश संविधान और अमेरिकी संविधान, इन दोनों से बहुत कुछ लिया गया है। बल्कि अगर रखेंगे तो मैं आपको यह बता दूं कि जैसे देखिए, तो अगर आपको ये भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान ये अमेरिकी संविधान और ये ब्रिटिश संविधान। तो अगर दुनिया के सारे संविधानों से भारत ने सबसे अधिक कुछ लिया तो ब्रिटिश संविधान से लिया और अमेरिकी संविधान से लिया। ब्रिटिश संविधान से तो हमने पूरी संसदीय प्रक्रिया ले लिया। संसदीय प्रक्रिया में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ पावर है। अब यहां देखते हो, यहां पर आपने देखा डिफ्यूजन ऑफ पावर को मैं क्या कहूं, हिंदी में शब्द ही मुझे नहीं मिल रहा। मतलब यहां पर डिफ्यूजन ऑफ पावर है, डिफ्यूजन ऑफ पावर है, और यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर है। और मतलब डिफ्यूजन ऑफ पावर में क्या है कि ब्रिटेन में तुम देखोगे कि पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी, उसमें तीनों आपस में मिले जैसे मिले हुए हैं। कैसे, तो ब्रिटेन में तुम देखोगे जो पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं, आप देख रहे हो। और जो भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में तुम देखोगे कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं ब्रिटिश मॉडल पर, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें डेली बेसिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो लेकिन हमने कहीं ना कहीं अमेरिकन मॉडल से लेकर जुडिशियरी को सेपरेट कर दिया है। सो वी हैव इस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड जुडिशियल पावर सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर। जो जुडिशियल पावर है उसको हमने सेपरेट कर दिया है, उसको अलग कर दिया है। तो जुडिशियरी का कहीं ना कहीं सेपरेशन है, तो दैट इज अ फैक्टर। दूसरा,
लेकिन अमेरिकी संविधान में देखो तो कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से सेपरेट है। हमारे यहाँ न्यायपालिका सेपरेट है, लेकिन वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, तो इन दोनों के बीच एक तरह से इंटीग्रेशन है। और ब्रिटिश संविधान में क्या है, तो एकात्मक व्यवस्था है, एकात्मक यूनिटरी। तो ये एकात्मक है, अमेरिकी संघीय है, हम भी संघीय हैं, लेकिन हमारा संघ अमेरिकन संघ के मॉडल पर नहीं है, हमारा संघ कनाडियन संघ के मॉडल पर है। क्यों? तो अमेरिकन संघ में क्या है कि सिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। दुनिया में कुल 11 संघ है, तो अमेरिका में सिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। सिमेट्रिकल का मतलब है कि 50 राज्य है तो 50 को समान स्थिति है और 50 को समान अधिकार मिले हैं। लेकिन हमारा जो संघ है वो कनाडियन मॉडल पर है, क्योंकि दुनिया में 4 संघ है। जैसे आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, तो आप कक्षा 10 की पॉलिटी की एनसीईआरटी बुक जरा खोलना, तो वहां पर एक चैप्टर दिया हुआ है। वो चैप्टर वो योगेंद्र यादव के द्वारा लिखा हुआ है, सत्ता की साझेदारी, उस चैप्टर में देखना। तो एक्चुअली है क्या कि कुछ दुनिया के कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी स्थिति अलग थी। जैसे अब कनाडा को देखो, तो कनाडा में क्या था, एक क्षेत्र है क्वेबेक। तो क्वेबेक संघ में तभी शामिल होना चाहता, संघ में क्वेबेक को, कि हमारा आप स्पेशल स्टेटस दीजिएगा, बाकी प्रांतों से तब हम शामिल होंगे। तो कनाडियन संविधान में जो क्वेबेक है उसको एक अलग स्टेटस है, वो बाकी राज्यों से उसके अधिकार ज्यादा हैं। तो हमने भी उसी मॉडल पर अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर के लिए लाया था, जो अब हट गया, लेकिन अनुच्छेद 371 तो अभी भी है। तो हम लोगों का जो संघ है असिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, उसको कहते हैं विषमांगी संघ। और अमेरिका का है समांगी संघ, सिमेट्रिकल फेडरलिज्म। और कनाडा का है दुनिया में चार संघ हैं, तो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म के उदाहरण है। एक कनाडा का हुआ, एक भारत का हुआ, एक हुआ बेल्जियम का, और एक है स्पेन का। जैसे स्पेन में कैटालोनिया है, उसको अलग स्टेटस है। बेल्जियम में वालोना और एक और क्षेत्र है, वो दोनों का अपना अलग अलग स्टेटस है। तो मतलब इस तरह से हुआ। उसके बाद इसमें तुम देखोगे कि यहां पर भी वैसे मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार इंडिया में है, मौलिक अधिकार अमेरिका में भी है। लेकिन इंडिया में जो मौलिक अधिकार है और अमेरिका में, उसको सुरक्षा केवल कार्यपालिका ही नहीं बल्कि विधानमंडल से भी है। लेकिन जो ब्रिटेन में मौलिक अधिकार है उसको कार्यपालिका से तो सुरक्षा है, परंतु विधानमंडल से सुरक्षा नहीं है। क्योंकि आप तो जानते हो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है वो सब कुछ कर सकता है सिवा पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने की। तो मतलब वह उसको ज्यादा पावरफुल, ब्रिटिश पार्लियामेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। क्योंकि अब इतना टेक्निकल चीजें मैं आपको क्या बताऊं, टेक्निकल चीजें यही आप समझ लें। तो आप लोग तो खैर पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे आप इसको इतना आप बताइए, इतना सोचिए कि जैसे पार्लियामेंट है, तो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है तो वहां का संविधान, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, अलिखित। और भारत का संविधान लिखित है और अमेरिका का संविधान लिखित है। तो लिखित संविधान जो होते हैं उसकी एक विशेषता ये होती है, उसमें जितने भी सरकार के निकाय हैं उन सारे सरकार के निकायों की शक्तियां स्पष्ट होती है कि भाई इनका क्या पावर है, उनका क्या पावर है, इनका क्या पावर है। उसमें क्लैरिटी ज्यादा होती है। और ब्रिटिश संविधान में क्या है कि अलिखित संविधान में अधिकांश भाग अलिखित होता है। ये तो इवॉल्व संविधान है, 1000 वर्षों में ब्रिटिश संविधान बना था, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में बताऊंगा आपको। तो ऐसे संविधान में क्या है कि पार्लियामेंट ने बहुत ज्यादा पावर ले लिया और लिखित नहीं है, तो सभी निकायों की शक्ति स्पष्ट नहीं है। इसका फायदा वहां पार्लियामेंट ने उठाया है, नंबर 1। नंबर 2, तो वहां पर एकात्मक व्यवस्था है, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था। और संघीय व्यवस्था होती है उसमें जुडिशियरी को पावरफुल बनाना पड़ता है, क्योंकि जुडिशरी राज्य और केंद्र के बीच, संघ के बीच पंच का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। तो हमारे यहाँ भी जुडिशरी पावरफुल है, और अमेरिका में जुडिशरी, अमेरिकन जुडिशरी तो हमसे भी ज्यादा पावरफुल था, ना हमारी जुडिशरी बाद में पावरफुल हो गई, अपने बल पर पावर को बहुत सारा पावर ले लिया है इसने। तो इस तरह से हमारी जुडिशरी थोड़ा बाद में ज्यादा पावरफुल हो गई। अब आज की तारीख में हम यह नहीं कहेंगे कि अमेरिकन जुडिशरी से कमजोर है, क्योंकि अब यहाँ तो इंडिया में आप देख रहे हो, आजकल आप लोग आर्टिकल्स पढ़ते होंगे कि जजेज आर अपॉइंटिंग द जजेज। ये बड़ा ही एक यूनिक सिचुएशन है जो अमेरिका में नहीं है। तो मतलब यह है कि ये संघीय व्यवस्था। उसी प्रकार से
तो हमारा और अमेरिका का जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वंशानुगत शासक है ब्रिटेन में, वंशानुगत शासक। अमेरिका में निर्वाचित प्रेसिडेंट है और भारत में भी निर्वाचित प्रेसिडेंट है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वह अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित है, सॉरी प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित है, और भारत का जो प्रेसिडेंट है वो अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित है। तो जाहिर है कि इसका पावर बहुत ज्यादा है। वंशानुगत शासक जो किंग है उसके बारे में कहा जाता है कि राजा, किंग डज नो रॉन्ग, किंग कभी गलती नहीं करता। गलती क्यों नहीं करता? उसके पास गलती करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से हम कुल मिलाकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो हमने इससे ले लिया ये, फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी अमेरिका से ले लिया, पार्लियामेंट्री मॉडल ब्रिटेन से ले लिया। तो हमने ब्रिटेन अमेरिका से लिया, इसके अलावा दुनिया के बाकी संविधानों से बहुत कुछ लिया है। जैसे जर्मनी से हमने इमरजेंसी पावर ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने 3 सूची ले ली, स्टेट, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट यू कैन से। जैसे हमने जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 का राष्ट्रीय आपातकाल जिसको कहते हैं, अनुच्छेद 356 है, वो तो खैर हमारा भारत सरकार अधिनियम से है, तो वो हमने ले लिया। उसके बाद हमने और कई चीजें कई जगहों से ली है, जैसे आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ले लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसी प्रकार से हमने फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी जो हमने प्रियम्बल में रखा है वो हमने ले ली। आगे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने जोड़ा है, लेकिन वो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया। तो हमने दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ लिए। तो एक तो ये फैक्टर हो गया जो विदेशी संविधान का प्रभाव है, वैश्विक संविधानों का प्रभाव। दूसरा देखते हो कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव। जैसे हम पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान हमने एक प्रकार का संविधानवाद विकसित किया। हमने समय समय पर संवैधानिक मांगे उठाई, हमने संवैधानिक रूपरेखा रखी। आप देखिए, आप नेहरू रिपोर्ट को याद करिए। नेहरू रिपोर्ट 1928 में स्पष्ट रूप में जो संविधान है वो नेहरू रिपोर्ट में बिल्कुल से यह प्रावधान है कि हमारा संविधान कैसा होगा। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने भी हमारे संविधानवाद की चर्चा की है और उसने भारत का पहला संविधान बनाया है। और जैसा कि उसके बाद यह है कि हमने जो आंदोलन चलाया, तो हमारा कांग्रेस के अंतर्गत जो आंदोलन चला उसमें अहिंसा की पद्धति और शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया। तो भीमराव अंबेडकर के शब्दों में कि अगर विचार विमर्श, परस्पर विचार विमर्श, अहिंसा और शांतिपूर्ण ढंग से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पैदा होती है, संवैधानिक नैतिकता। क्योंकि देखो, अगर ज्यादा उथल पुथल हो, हिंसा हो, तो उसमें संवैधानिकता की क्षति होती है। लेकिन अगर शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन करते हैं तो फिर विचार विमर्श, खुला विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म मिलता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, सहमति पर आधारित राजनीति को बल मिलता है। तो इसे कुल मिलाकर संवैधानिक मोरालिटी में वृद्धि होती है। फिर आपको पता चलता है कि इसके अतिरिक्त कांग्रेस और विभिन्न दलों के द्वारा समय समय पर संवैधानिक मांगे रखी जाती थी। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रावधान था, इसमें भी संवैधानिकता का भाव मौजूद है। इस तरह से हम लोगों ने अपने संविधान में इन सारी चीजों के लिए जगह रखी है। फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर जो लाए गए संवैधानिक कानून है, विशेषकर 1935 के भारत सरकार अधिनियम, अब जैसे 1892 का अधिनियम है, या मैंने आपको बताया था 1919 का अधिनियम है, इन सबसे हमारा संविधानवाद प्रभावित रहा है। लेकिन सबसे अधिक प्रभावित रहा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। हम देखो, हमने एक पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन ही उस पर डाला है जो 2015 यूपीएससी में पूछा गया है। ध्यान करिए, उस क्वेश्चन में यह है जो मैं आपको करूंगा कि अगर हमारे सामने भारत सरकार अधिनियम का मॉडल नहीं होता तो 3 वर्षों में भारत के संविधान को तैयार करना या बनाना संभव नहीं होता। उस क्वेश्चन का हमने आंसर किया है, आप गौर करके देखो, हम पढ़ेंगे आपके साथ। तो क्योंकि देखो, अब 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हमने 250 अनुच्छेद ज्यों का त्यों ले लिए। उसके अलावा संघीय व्यवस्था हमने ली है, हमने उससे एक संघीय न्यायालय का मॉडल भी लिया है भारत सरकार अधिनियम से। हमने भारत सरकार अधिनियम से
अनुच्छेद 356 जिसको आप कहते हो राष्ट्रपति शासन, उसका भी मॉडल हमने लिया है। जो गवर्नर्स का अनुच्छेद 93 था भारत सरकार अधिनियम में, उससे हमने लिया है। तो ये सारी चीजें तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम का हमारे संविधान पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। फिर है आर्थिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का लक्ष्य। हमने बहुत पहले तय कर लिया था कि हमारा जो संविधान होगा, हम एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम करेंगे। और पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान में आप याद करिए, विशेषकर 1920 के दशक के बाद हमने स्वतंत्रता के अर्थ को बदल लिया था। याद है आपको? आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से अब पीछे नेशनल मूवमेंट को समझ पा रहे होंगे कि 1920 और 1930 के दशक में हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि भारत केवल राजनीतिक आजादी प्राप्त नहीं करेगा, भारत राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक आजादी भी प्राप्त करेगा। तो हम लोगों ने राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक आजादी की भी बात की। जो यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी है, बच्चे किसने पूछा है? नाम बताओ ना। मधु, यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी का तो हिंदी में उपयोगितावादी कहते हैं, जो मैं तुम लोगों को समझा चुका हूं। पर टेम्परेचर बढ़ा देना, तो कूलिंग नहीं बढ़ाना है, कम करना है। जैसे मधु तुमने जो प्रश्न किया है, तो मैं उस प्रश्न को थोड़ा सा देखूं तो यूटिलिटेरियन का तो मतलब उपयोगितावादी हुआ। उपयोगितावादी मैंने कहा था कि उपयोगितावादी का मानना था कि भारत में सुधार और परिवर्तन लाना चाहिए और ब्रिटिश कानूनों के माध्यम से सुधार और परिवर्तन लाना चाहिए। उसका थोड़ा हार्डलाइनर अप्रोच है। जैसे उदारवादी हैं, वो तो कहते हैं कि भारत को अगर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से सभ्य बनाना चाहिए। कहते हैं कि नहीं, भारतीयों को सभ्य बनाने की सभ्य नहीं बन सकते, बल्कि ब्रिटिश को भारतीयों की ओर से सुधार और परिवर्तन लाना चाहिए। और ब्रिटिश का प्रयास यह होना चाहिए कि भारतीयों को धीरे धीरे मतलब विकास की तरफ ले जाए, और ब्रिटिश को एक स्कूल मास्टर की भूमिका निभानी चाहिए। तो मैंने जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल का नाम कहा था। तो उसकी जो विचारधारा है, उसी को अंग्रेजी में यूटिलिटेरियन और हिंदी में उपयोगितावादी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अब आर्थिक और सामाजिक न्याय का चूंकि लक्ष्य हमने 1920 के दशक में निर्धारित किया, उसका प्रभाव भी हमारे संविधान पर पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने लक्ष्य तय कर लिया था कि कमजोर वर्ग को न्याय देंगे। तो देखिए, हमारे संविधान में सभी के लिए, अब जैसे SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान था, उनके विकास के लिए भी संवैधानिक प्रावधान लाया गया। या फिर आप अपने अगर पूरे संविधान में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीति निर्देशक तत्व है, उसका उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्देशक तत्व का भी प्रावधान लाया गया। तो ये सब कुछ उसमें शामिल है। और भारत के विभाजन का प्रभाव, वो तो मैं पहले ही सबसे पहले टॉपिक में बता चुका हूं। अगर आपके भारत का विभाजन नहीं होता तो आपका मौलिक अधिकार का प्रावधान इतना कमजोर नहीं रहता, आपकी संघीय व्यवस्था में केंद्र की स्थिति मजबूत नहीं रहती, आपके संविधान में आपातकालीन प्रावधान नहीं रहता। इस समय पीछे आपकी जो नागरिकता का प्रावधान है, उसमें जस्ट सोली से जस्ट सेंगुनस पर हम लोग गए, जो मैंने पीछे बताया है, उस पर भी विभाजन का प्रभाव है। इन 5 फैक्टर हैं जो हमारे संविधान के स्वरूप को प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान के विशिष्ट लक्षण का मतलब है, लक्षण कह लीजिए, विशेषताएं भी आप कह सकते हैं। तो पहले आप भारतीय संविधान के लक्षण या विशेषताएं को समझिए। देखिए, हमारी संविधान सभा में लगभग 300 योग्य एवं प्रबुद्ध प्रतिनिधि एक साथ बैठे। बाद में पहले तो 389 थे, फिर बाद में पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद कम हो गए, 300 से अधिक फिर भी थे। तो प्रबुद्ध और प्रतिनिधि एक साथ बैठे, उन्होंने इस संविधान पर अपनी छाप छोड़ी। शायद ही किसी दूसरे संविधान होगा, शायद ही किसी दूसरी संविधान सभा, ठीक है, दूसरी संविधान सभा में इतने योग्य एवं प्रबुद्ध प्रतिनिधि एक साथ बैठे हो। सबसे पहली विशेषता तो यह है, इतने योग्य और एक साथ बैठने वाले प्रतिनिधि
शायद ही कोई दूसरी संविधान सभा होगी जिसमें इतने सारे योग्य और योग्य प्रतिनिधि एक साथ बैठे हों। यह भी हमारे संविधान सभा की एक विशेषता है, इतने योग्य प्रतिनिधि एक साथ बैठे, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी संविधान सभा विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती थी, इसमें दक्षिणपंथी, वामपंथी। अब दक्षिणपंथी वामपंथी का मतलब तो नहीं पूछोगे आप लोग क्या? मैं आपको बता चुका हूं, आपको समाजवाद पढ़ाते हुए कि फ्रांस की क्रांति में जो नेशनल असेंबली थी उसमें दाएं भाग में जो लोग बैठते थे दक्षिणपंथी कहलाए और बाएं भाग में जो बैठते थे वामपंथी कहलाए। और दक्षिण दाएं भाग में बैठते थे वो राजा के पक्षधर थे और परिवर्तन के विरोधी थे, वो परंपरावाद को या यथास्थितिवाद को बनाए रखना चाहते थे। और जो बाएं भाग में बैठते थे वो रेडिकल थे, मूल परिवर्तनवादी थे, वो मौलिक सुधार और परिवर्तन लाना चाहते थे। तो उस समय से जो मौलिक सुधार परिवर्तन की बात करता है वो वामपंथी कहलाता है, और जो परिवर्तन विरोध की बात करता है वो दक्षिणपंथी कहलाता है। जो परंपरा की बात करता है, जो धर्म की बात करता है, ये सब दक्षिणपंथी कहलाता है। तो हमारी संविधान सभा विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती थी, इसमें दक्षिणपंथी, वामपंथी, धर्मगुरु, धर्मनिरपेक्ष, कुलीन एवं जनसामान्य सभी शामिल थे। इसलिए इसने अपेक्षाकृत एक बृहद राष्ट्रीय दृष्टिकोण को व्यक्त किया। मतलब इसमें संविधान सभा में विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती थी, इसमें दक्षिणपंथी, वामपंथी, धर्मगुरु, धर्मनिरपेक्ष, कुलीन एवं जनसामान्य सभी शामिल थे। इसलिए इसने अपेक्षाकृत एक बृहद राष्ट्रीय दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। जैसे एक घटना एक हिस्टोरियन है वो देते हैं कि 15 अगस्त को, तो पहले आपको याद है 14 अगस्त के नाइट में पहले संविधान सभा खुला, वहीं पर पहले नेहरू का प्रसिद्ध स्पीच हुआ कि दे स्ट्राइक एट द मिडनाइट, द होल वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया इज वेकिंग अप टू लाइफ एंड फ्रीडम। फिर 15 अगस्त के सुबह फिर 15 अगस्त के दिन फिर संविधान सभा का सेशन शुरू हुआ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब संविधान सभा में प्रवेश कर रहे थे तो एक बहुत तेज शोर शराबा हुआ और सबका ध्यान बरबस गया। तो नेहरू से पहले एक प्रतिनिधि थे, कोई साधु टाइप के थे, जो कंधे पर झोला लटका रखा था और झोला के अंदर एक शंख रखा हुआ था। उसने क्या किया कि नेहरू जैसे पीछे से आ रहे हैं तो देखा आगे गए थे, इनसे पहले नेहरू से पहले वो घुसे थे, तो घुटना मोड़ के जमीन पर बैठे हुए थे और अपने झोले से शंख निकाला और जोर से शंख फूका। तो शंख की आवाज, कोई संविधान सभा में शंख एक बहुत अजीब चीज थी, क्योंकि संविधान सभा में कोई भी मेंबर उस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। जो शंख की आवाज आई तो चारों तरफ लोग चौंक गए कि भाई क्या हो रहा है, घबरा भी गए कि भाई किस चीज की आवाज है। तो नेहरू जो पीछे से, उसी समय नेहरू इंटर कर रहे थे, तो नेहरू को हंसी आ गई। इन वो आप प्रधानमंत्री थे एक तरह से, तुम समझो तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट थे, मतलब वायसराय के बाद तो स्टेटस इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर ही था। और उसके बाद इतना ही नहीं बल्कि वो संविधान सभा के बड़ा ही इंपॉर्टेंट बिग फोर में 4 थे। एक जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और एक और व्यक्तित्व थे। जो 4 मेंबर्स थे, वो 4 मेंबर्स को बिग फोर कहा जाता था। और उसके अलावा हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो खैर अपोजिशन खेमे में थे, हालांकि उस समय नेहरू के सरकार में उनको नेहरू ने विधि मंत्री का पद दिया था। तो नेहरू को हंसी आ गई, लेकिन अब इतनी बड़ी पर्सनालिटी थे, पब्लिकली ऐसे हंस नहीं सकते थे। तो अपने हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए, मुंह को ढांपते हुए जो संविधान सभा में इन कर रहे थे, तो सभी ने नोटिस कर लिया कि नेहरू को बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकनी पड़ रही है। तो ये था, मतलब ऐसे एलिमेंट्स थे। मैं आपको बताऊं कि संविधान सभा में विचारों का इतना मतभेद था कि मैं आपको वाकया बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है वल्लभ भाई पटेल के विषय में। आपको आश्चर्य होगा कि वल्लभ भाई पटेल ने जितनी डिनर पार्टी खाई और जितना मॉर्निंग वॉक किया, शायद ही कोई दूसरे नेता ने किया होगा। इसका एक मुहावरा है, फ्रेज है, आप लोग समझना। डिनर पार्टी से हमारा आशय यह है कि उस समय क्योंकि देसी रियासतों का विलय हो रहा था, तो देसी रियासतों के विलय में राजाओं को मनाना होता था, एंड दे वर नॉट गोइंग टू एग्री सो क्विकली। वो इतनी आसानी से राजागण मानने वाले थे नहीं, वो लोग बहुत जिद्दी किस्म के होते थे। तो पटेल ने एक रणनीति अपनाई थी, एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी, क्योंकि राजाओं से, शासकों से बात नहीं करते, तो मानते तो सिर फिरे हैं, घमंडी, अहंकारी भी हैं। तो उनकी जो मिनिस्टर होते थे, मंत्री, प्रधानमंत्री या मैनेजर जो कहें,
उसको डिनर पर इनवाइट करते थे और डिनर खाते हुए उसको इतना भयभीत कर देते थे आगे की परिस्थितियों से और इतना लालच दे देते थे कि आपके राज्य को यह फायदा होगा हमारे साथ मिलने से, यह फायदा होगा, यह फायदा होगा, और इतना भयभीत कर देते थे उनको कि अगर आप नहीं मिलते हो तो क्या क्या समस्या आपको आएगी। वो जाते थे और अपने किंग को मना कर विलय के लिए राजी कर लेते। तो इसलिए प्राय उनको रोज रात किसी न किसी के साथ डिनर फिक्स होता था, इसने सबसे अधिक डिनर खाया। और दूसरा कि संविधान सभा की बैठक दिन में चलती थी, रात में देशी रियासतों के विलय पर काम होता था। तो संविधान सभा की बैठक में जो नेहरू थे थोड़ा इम्पीचुअस थे। नेहरू थोड़ा इम्पीचुअस का मतलब है कि नेहरू थोड़ा सा मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड थे। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब जल्दी क्रोध उनको आ जाता था नेहरू को। तो संविधान सभा में बैठा हुआ कोई मेंबर अगर उठपटांग बात शुरू करता तो नेहरू सबसे पहले गुस्सा खा जाते थे। हालांकि उनका स्टैंड जायज होता था, बड़े प्रबुद्ध थे नेहरू, लेकिन नेहरू इस तरह की मतलब फुहर बातों पर उनको तुरंत नाराजगी हो जाती थी अगर संविधान सभा में होती थी। लेकिन संविधान सभा चलाना है तो घर के मालिक को तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। वो पेशेंस नेहरू में नहीं था। तो पटेल जब कोई मेंबर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था और बहुत जब दिक्कतें पैदा करने लगता था संविधान सभा में, तो पटेल आते थे, उनके कंधे को धीरे से थपथपाते थे और कंधे को थपथपाने के बाद पूछते थे, अच्छा कल सुबह में आप हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलेंगे? तो अब पटेल जैसा विराट व्यक्ति तब ऐसा इनविटेशन दे रहे हैं तो कौन मेंबर मना करेगा। बोले हाँ सब चलेंगे और मॉर्निंग वॉक पर उसके साथ निकलते थे। पता नहीं उसको क्या कह देते थे। उसके बाद दूसरे दिन संविधान सभा में आता था तो बिल्कुल शांत बैठा रहता था, कोई शोरगुल नहीं, कोई हंगामा नहीं। तो इस तरह से वो सुबह सुबह संविधान सभा के लिए मॉर्निंग वॉक करते थे और रात में वो देशी रियासतों के मैनेजर से बात करने में डिनर खाते थे। तो यही उनका पूरी दिनचर्या थी पटेल की। तो ये था। अब एक हमारे संविधान सभा की विशेषता है जो पॉइंट नंबर 3 में आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा ने खुली बहस को प्राथमिकता दी और सामान्य जनता की राय के लिए भी दरवाजा खोल दिया। मतलब एकदम संविधान सभा ओपन, सामान्य जनता को भी कहा गया, मतलब आने की अनुमति नहीं थी, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपना प्रतिवेदन भेज सकते थे, अपने सुझाव भेज सकते थे। तो तृतीय विश्व के देशों में इतना तक कि अधिकांश पश्चिमी देशों में भी यह खुला वातावरण संविधान सभा का नहीं मिला जो भारत को मिला है। देखो जितनी भी बहस हुए हैं 11 दस्तावेज में 165 दिन सेशन चला। जितनी एक मुद्दे की बहस जो संविधान सभा में हुई है वो आज भी रिकॉर्ड में कैद है। किस मेंबर ने क्या बोला, फंडामेंटल राइट्स पर क्या बहस हुई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर क्या बहस हुई। ये हमारे संविधान सभा की विशेषता है कि हमने किसी चीज को दबाया नहीं, सभी को ओपन रखा। इतना ट्रांसपेरेंट संविधान सभा की कार्यवाही किसी तृतीय विश्व के देश में तो छोड़िए, प्रथम विश्व में भी नहीं हुआ, पश्चिमी देशों में भी नहीं हुआ। अब देखिए एक दृष्टांत हमने दिया हुआ है कि पहले तो इंडोनेशिया में जो संविधान बना था वो, जैसे भारत में ब्रिटिश थे, 1949 में इंडोनेशिया को आजादी मिली थी, डचों से मिली थी, वहां पर हॉलैंड की सरकार थी। तो पहला संविधान तो डचों की देखरेख में बना और जब संविधान बना तो वो संविधान लागू था। तो फिर इंडोनेशिया की सरकार ने एक बार सोचा कि हम एक दूसरा संविधान बनाते हैं। उसने संविधान सभा का गठन किया। उसने भी सोचा कि भारत की तरह हम संविधान सभा में, उसने भी सोचा कि चलो भारत की तरह हम भी संविधान सभा में खुली बहस को प्रोत्साहन देते हैं कि लोग खुलकर बहस कर सकें। तो उसने संविधान सभा को खुली बहस के लिए खोल दिया। परिणाम यह हुआ इतनी अधिक बहस होने लगी, इतना अधिक वाद विवाद शुरू हो गया कि कुर्सियां तोड़ी जाने लगी, आपस में संघर्ष शुरू हो गया, संविधान सभा में उठापटक शुरू हो गई और अंत में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को संविधान सभा को स्थगित करना पड़ा और फिर वही पुराने संविधान को बहाल करना। ये कोई साधारण सी उपलब्धि भारत की नहीं है कि इतनी खुली बहस को इसने प्रोत्साहन दिया। चौथा है कि संविधान सभा में जिस बात पर सहमति नहीं हुई, संविधान सभा ने उसे दबाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसके निर्णय को भावी पीढ़ी पर छोड़ दिया। उदाहरण के लिए नीति निर्देशक तत्व, यूनिफॉर्म सिविल कोड आदि। ऐसे देखो विशेषता देखिए, ऐसा भी नहीं था कि हमारे संविधान सभा में सारी बातों पर सहमति बनी। जैसे कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनी। जैसे आपने देखा एक मुद्दा था
हमने फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रावधान रखा, लेकिन उसी के साथ एक दूसरा मुद्दा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व को जस्टिफिएबल बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है उसको न्यायोचित बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, इस पर एक खुली बहस हुई। इस पर मतक नहीं हुआ, क्योंकि अब देखिए, अब भारत में जो आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की बात की जा रही थी, उसमें जितने संसाधन चाहिए थे तो भारत में उतने संसाधन नहीं थे। यह तय हुआ कि नहीं, उसको हम जस्टिफिएबल का मतलब है परिवर्तनीय अगर बना देंगे तो न्यायालय में लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसमें आप लोगों को काम के अधिकार दे रहे हो, रोजगार के अधिकार दे रहे हो। और हमने पर्यावरण तो खैर 1986 में जोड़ा गया है, उसमें ओरिजिनल में नहीं था, लेकिन जैसे आप दुधारू पशु की रक्षा की बात कर रहे हो या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो, तो कोई भी कोर्ट में चला जाएगा कि देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और सरकार ने भी लागू नहीं किया, और सरकार के पास उतने संसाधन नहीं है कि सरकार उसको लागू कर पाएगी, तो उसको भावी पीढ़ी के लिए छोड़ दिया गया, अपरिवर्तनीय रखा गया कि सरकार के लिए निर्देश रहेगा, सरकार का एक लक्ष्य रहेगा, लेकिन यह परिवर्तनीय आवश्यक रूप से नहीं बनाया गया। भावी पीढ़ी समझेगी कि किस अधिकार को किस समय और कब लागू करेगी। उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सहमति नहीं बनी। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में होगा। देखो, क्रिमिनल कोड हमारा यूनिफॉर्म है। भारतीय इतिहास में ना तो मेडिवल एज में ना ब्रिटिश शासन में कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं रहा है। यहां भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई सहमति नहीं बनी, तो उसको खाली छोड़ दिया गया कि नहीं, चलो कोई सहमति नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। तो माय स्टूडेंट्स, इस तरह से जब उसमें भी सहमति नहीं बनी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी उसी तरीके से छोड़ दिया गया, उसको अनफिनिश्ड छोड़ दिया गया। अब 5वां पॉइंट, पश्चिमी संविधान सभा का अंधानुकरण नहीं। मतलब हमने चौथे पॉइंट पे हमने बताया कि हमने दबाया नहीं, लागू नहीं होने वाला तो उसको छोड़ दिया। अब देखिए 5वां पॉइंट ये है कि भारतीय संविधान पर एक आरोप यह है कि इसमें पश्चिमी मॉडल का अंधानुकरण किया गया है। किसी विद्वान ने तो यहां तक कहा है कि हम वीणा अथवा सितार की धुन ना सुनना चाहते थे, परंतु मिली अंग्रेजी बैंड की धुन। परंतु अगर हम सूक्ष्म परीक्षण करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमने पश्चिम का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि पश्चिम से ली गई प्रत्येक अवधारणा, जैसे स्वतंत्रता, समानता एवं धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल की। अब देखिए, ये चीज मैं स्पष्ट करता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हुआ कि जितनी भी हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक समूह हैं और जितने भी संप्रदाय हैं, उस सबका एक ही सिविल कोड हो। तो आप जानते हो, मुस्लिमों का अपना है, क्रिश्चियन का अपना है, इधर हिंदू का, सिख का, जैन का, इन सब का एक है। तो मतलब यह है कि हमने क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और हिंदू सबके कोड एक नहीं रखे हैं। सबके उत्तराधिकार के, विवाह के, तलाक के नियम, यानी सिविल कोड में होता है उत्तराधिकार का नियम, विवाह का नियम, तलाक का नियम, संपत्ति का नियम। उन सभी को अपने अपने परंपरा के, सामाजिक धार्मिक परंपरा के अनुसार अलग अलग है, तो उसको हमने एक नहीं बनाया है। हमारा लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकमेंड, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट को सुझाव दिया है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थोड़ा आती है। जैसे आप मान लो अगर मैरिज ही है तो महिला क्रिश्चियन है और पुरुष हिंदू है, अब डाइवोर्स का मामला आ जाता है, तो फिर होता है भाई इसका डाइवोर्स में फिर किस तरह का मेंटेनेंस दिया जाए, या उसमें महिला को क्या कंपनसेशन मिले, तो अब किस कोड के आधार पर हो, क्रिश्चियन कोड के आधार पर हो या हिंदू कोड के आधार पर हो, तो मतलब मुश्किलें आती है उसमें। अंधानुकरण, तो लोगों को हिंदी शब्द हिंदी भाषी हो और हिंदी शब्द में परेशानी होती। किसने तुम नाम नहीं बोलते हो अंकुर आजकल? हाँ, काफी लोग हैं। अंधानुकरण का मतलब है कि आंख मूंद कर फॉलो करना, माने उस पर कोई विचार न करके आंख मूंद कर उनका अनुकरण करना, माने किसी का तुम बिल्कुल नकल करो आंख मूंद कर उसकी चीज को, उसको अंधानुकरण कहते हैं, माने बिना कोई सोच के। तो अब जैसे थोड़ा मैं टेक्निकल चीज बताना चाहता हूं। जैसे पश्चिमी संविधान है, ये पश्चिमी संविधान का
ब्लाइंड ब्लाइंड फॉलो नहीं करता है, उसको अंधानुकरण नहीं करता है पश्चिमी संविधान का। जैसे मैं बताता हूं, अब मैं बताता हूं कैसे। तो जो स्वतंत्रता है पश्चिम में, वो पश्चिम में लोगों ने निजी स्वतंत्रता पर कुछ ज्यादा ही बल दिया है। ओके, तो पश्चिम में तुम देखो, जैसे अमेरिका में है तो इंडिविजुअल फ्रीडम पर बहुत ज्यादा बल है, लेकिन हमारे यहाँ जो सामाजिक न्याय है ना, हमने सामाजिक न्याय पर बल देकर ये जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता को थोड़ा संतुलित किया है। सामाजिक न्याय पर बल देकर हम जो निजी स्वतंत्रता है उसको थोड़ा संतुलित किया है। हमारे यहाँ उतनी निजी स्वतंत्रता नहीं है जैसे पश्चिम में। दूसरी बात है कि पश्चिम में जो स्वतंत्रता है वो सरकार के विरुद्ध ली गई है। जैसे आप गौर करके देखेंगे तो उसमें जो सरकार है उसको एक विलेन मान लिया गया कि स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु सरकार है, और सरकार पर कई तरह के अंकुश लगा दिए गए। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता अगर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि सरकार सामाजिक न्याय दिलाने का एक माध्यम है। तो हमारे यहाँ सरकार स्वतंत्रता को इनक्रोच ही नहीं करती, उसका संवर्धन भी करती है। तो हमारे यहाँ सरकार को माना गया कि सरकार को स्टेप स्वतंत्रता के संवर्धन के लिए खुद लेना चाहिए, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए। तो हमारे यहाँ सरकार के अगेंस्ट में स्वतंत्रता, कुछ स्वतंत्रता सरकार के अगेंस्ट में जरूर है कि सरकार अनड्यू हस्तक्षेप ना करे, लेकिन कुछ उसके अपवाद भी दिए गए हैं जो मौलिक अधिकार में भी है, जहां पर सरकार का की दखलंदाजी हो सकती है। तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता का मतलब अलग लगाया गया। हमने अंधानुकरण मतलब पश्चिम की नकल नहीं की। अंधानुकरण करने का तो नकल करना, हमने उसको थोड़ा अलग भी बनाए रखा, जैसे समानता ही है। तो पश्चिम में जो समानता है, उस समानता का मतलब होता है व्यक्ति और व्यक्ति के अधिकारों में समानता, और समाजवादी देशों में समानता का मतलब होता है आर्थिक समानता। हमने दोनों के बीच का रास्ता रखा। हमने कहा कि देखिए, जो व्यक्ति और व्यक्ति में जो जिसको विधि के समक्ष समानता है वो तो है, परंतु विधि के समक्ष समानता होने के बावजूद भी हम कई बार विधि से आगे, मतलब विधि की जो समानता है उसको हमने काउंटर बैलेंस किया आर्थिक समानता के लक्ष्य से, कि समाज में आर्थिक समानता जैसे जाति शोषण, इसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल विधि के समक्ष समानता ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि उसके लिए कुछ आर्थिक कदम उठाना होगा, आर्थिक पुनर्वितरण करना होगा, सरकार को आगे बढ़कर इसके लिए कुछ काम करना होगा। तो पश्चिम की समानता में है कि विधि के समक्ष सभी समान है, और हमारे यहाँ समानता उससे आगे बढ़कर, हमारे यहाँ समानता का मतलब आर्थिक समानता सुनिश्चित करना भी राज्य का दायित्व है। तो हमने समानता का मतलब ही बदल दिया। उसी प्रकार से देखो धर्मनिरपेक्षता, तो पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्षता है, तो पश्चिम का इतिहास में, विश्व इतिहास में बताऊंगा कि वहां का जो धर्मनिरपेक्षता है उसका परिप्रेक्ष्य अलग है। कारण क्या है कि पश्चिम में धर्म ने वहां पर लोगों को उत्पीड़ित किया था। पश्चिम में जो धार्मिक समूह जैसे रोमन कैथोलिक चर्च है, उसने उत्पीड़ित किया। तो वहां चूंकि धर्म उत्पीड़ित करता रहा लोगों को, तो वहां पर समानता का अर्थ, वहां पर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लगाया गया राज्य और धर्म के बीच दूरी। न तो राज्य के मामले में धर्म हस्तक्षेप कर सकता, न धर्म के मामले में राज्य हस्तक्षेप कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य धर्म से दूरी नहीं बना के रखेगा, बल्कि राज्य धर्म, मतलब राज्य धर्म के साथ दूरी नहीं बनाकर रखेगा, बल्कि हमारे लिए जो समान स्वतंत्रता का अर्थ है वो यह है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। मतलब धर्म से दूर रहने की बात नहीं, बल्कि सभी धर्मों के साथ हम लोग समान व्यवहार करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि पश्चिम में क्या है कि अगर धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो राज्य भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम भारत में ऐसी बात नहीं है। भारत में है कि राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि यहाँ दो तरह का शोषण को बचाने के लिए और दो तरह के संघर्ष को रोकने के लिए एक अंतर धार्मिक संघर्ष, अंतर धार्मिक संघर्ष कहते हैं इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट। जैसे मान लो हिंदू और मुसलमान है, तो अगर एक धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म के लोगों को दबा रहे हैं तो राज्य सीधा हस्तक्षेप करेगा।
उस शोषण को रोकने के लिए, और दूसरा है अंतरा धार्मिक शोषण, उसको कहते हैं इंट्रा रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन। इंट्रा रिलीजियस में है कि एक ही धर्म के अंतर्गत, जैसे आप मान लीजिए एक ही धर्म के अंतर्गत अब इस्लाम में ही ट्रिपल तलाक का मामला है, तो ट्रिपल तलाक का मामला तो राज्य इसलिए हस्तक्षेप उसमें करना चाहता है कि भाई इसमें महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसी प्रकार से हिंदू धर्म में है, जैसे उच्च जाति के लोग सवर्ण हैं, वो निम्न जाति का शोषण करते हैं धर्म के नाम पर, उनको कहेंगे मंदिर में प्रवेश आपको नहीं मिलेगा, आपके साथ धार्मिक भेदभाव किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राज्य हस्तक्षेप करके उनके अधिकारों को दिलवाएगा। तो राज्य यहाँ भले ही धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परंतु राज्य यहाँ धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। यह कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता को अलग करता है, भारत की धर्मनिरपेक्षता। और मिस्टर अंकुर, स्टूडेंट लोग सही हैं? आर दे ओके? मैं स्टूडेंट्स समझ पा रहे हो ना आप लोग? अब हमारे संविधान की एक और विशेषता है जो पॉइंट नंबर 6 में हमने दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, मतलब भारतीय संविधान तृतीय प्रजातांत्रिक क्रांति का माध्यम। देखो, 2 शब्द है, एक योगेंद्र यादव ने दिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, और लेकिन माय स्टूडेंट्स तुम लोग तो जिस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते आ रहे हो, उससे हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि तुम लोग काफी प्रबुद्ध हो चुके हो। अब थोड़ा इंफॉर्मेशन से ओपिनियन की तरफ तो अवश्य बढ़ गए होगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल योगेंद्र यादव का दिया है। योगेंद्र यादव ने एक शब्द का प्रयोग किया, वह है कि प्रजातंत्र का प्रजातांत्रिकरण। भारत ने प्रजातंत्र का प्रजातांत्रिकरण किया। ये क्या है मामला, मैं समझाता हूं। देखिए, जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्वतंत्र होने वाला भारत पहला देश था, तो भारत किस तरह का संवैधानिक प्रयोग करता है उस पर तृतीय विश्व के संविधान का भविष्य डिपेंड करता था। क्योंकि बाकी देश भी बड़े भैया की तरफ देख रहे थे, बड़े भैया की तरफ, कि बड़े भैया क्या कर रहे हैं। क्योंकि भारत तो तृतीय विश्व में, और तो नेहरू का भी लोकप्रियता भी थी, और भारत ने पहले से ही गुटनिरपेक्षता की बात करनी शुरू कर दी थी। तो भारत तो एक तरह से लीडरशिप के रोल में तो स्वतंत्रता से पहले ही आ चुका था। तो हुआ कि भाई भारत किस तरह की व्यवस्था अपनाएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो अब जहां तक प्रजातंत्र का सवाल है, तो माय स्टूडेंट्स, प्रजातंत्र का प्रयोग कोई साधारण प्रयोग नहीं था। मतलब ऐसा माना गया कि अगर आपको प्रजातंत्र का प्रयोग करना है तो आपकी अर्थव्यवस्था को विकास के एक खास स्तर पर होना चाहिए, आपके यहाँ एक खास साक्षरता दर होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए। अगर आपके यहाँ चंद तरह की आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं जिससे भारत ग्रस्त थी, आप अगर प्रजातांत्रिक पद्धति को अपना ले तो उसका मतलब है वन मैन वन वोट करोगे, सभी को मताधिकार दोगे, तो हो सकता है कि आपका सिस्टम ही ब्रेक कर जाए। आखिर कैसे ये संभव है? तो मैं आपको बताऊं कि उस समय प्रधानमंत्री एटली था। ही गिव द वेरी फ्रेंडली एडवाइस टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने बातचीत करने के क्रम में एटली ने उनको सुझाव दिया कि देखिए, आप प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाने का हठ छोड़ दीजिए, क्योंकि गणतंत्र का प्रयोग जो कुछ देशों ने किया, तुर्की ने किया या चाइना ने किया, तो इन सब देशों में जो गणतंत्र का प्रयोग हुआ वहां गणतंत्र विफल सिद्ध हुए। तो बेटर टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक, और मतलब प्रजातंत्र को मत स्थापित करके आप ऐसा करिए, प्रबुद्ध राजतंत्र को स्थापित कर लीजिए, एनलाइटेंड मोनार्की। एनलाइटेंड मोनार्की का मतलब है एक ऐसे राजा को बना लीजिए जो राजा समझदार हो, बुद्धिमान हो, उदार हो और लोगों को अच्छी सरकार दे। ऐसा किसी को राजा चुन लीजिए, प्रजातंत्र मत बनाइए। और यहाँ तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने तो राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास कर लिया था। उनका तो प्रजातंत्र स्वप्न था, वो प्रजातंत्र के लिए जी रहे थे, प्रजातंत्र के लक्ष्य के लिए मर रहे थे। उनके लिए प्रजातंत्र तो जीवन मरण का प्रश्न था। वो आखिर प्रजातंत्र के लक्ष्य को कैसे छोड़ देंगे, सोचिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, हम इंडिया को डेमोक्रेसी बनाएंगे। और इंडिया अगर डेमोक्रेसी बनती माय स्टूडेंट्स, तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होती, क्योंकि इसमें सबसे अधिक वोटर्स इंडिया में होते। और इंडिया ने अपने संविधान में प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाया।
प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाया और 1951 में हमें प्रथम आम चुनाव की घोषणा की। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, 1 मैन 1 वोट। और इतने बड़े चुनाव सभी समझिए कि 2,20,000 बूथ बने, पुलिस वाले को ड्यूटी में लगाई गई, 2,20,000 पेटियां बनी, मत पेटियां बनी। और जब आम चुनाव होने वाला था तो नेहरू के भी थोड़ा इतने बड़े मनोवैज्ञानिक दबाव में थे नेहरू। उन्होंने एक जनता के नाम संदेश भी दिया। अब बताइए, हमारे यहाँ साक्षरता दर 16% थी, 16% मात्र। तो अब हमारे जो वोटर्स हैं उनको आपने वोटिंग राइट तो दे दिया, लेकिन अपने कैंडिडेट का नाम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए चुनाव चिन्ह को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। आप जानते हो, तीर छाप, धनुष छाप, गाय छाप, गाड़ी छाप, ताकि उसको देखने के बाद कैंडिडेट अपने उम्मीदवार को पहचान लेंगे। और पूरी दुनिया की नजर उस चुनाव पर थी, क्योंकि दुनिया के लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि भारत जैसा निर्धन देश जिसमें इतनी कम साक्षरता दर है, वह कैसे इस चुनाव का संचालन करेगा। और हमने उसका सफलतापूर्वक संचालन किया और सिद्ध कर। मतलब महिलाएं बैलगाड़ियां पर बैठकर, गाड़ी में पर्दा लगाकर बूथ पर पहुंचने लगी, चुनाव में हिस्सा लेने लगी। और पहले आम चुनाव में हम लोगों ने मतलब एक को सफलतापूर्वक संपन्न बनाया। दुनिया भर के पर्यवेक्षक आए, उन्होंने हमारे चुनाव की प्रक्रिया को देखी और देखकर दंग रह गए कि भारत ने उसको सफलतापूर्वक उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो इसका परिणाम हुआ, इस पर योगेंद्र यादव कहते हैं कि हमने प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रजातांत्रिकरण किया। इसका मतलब समझा? प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रजातांत्रिकरण का मतलब मेरे स्टूडेंट समझ रहे हैं? अंकुर जरा पूछिए इनसे, मैं थोड़ा जानना चाहता हूं। योगेंद्र यादव ने इस फ्रेज का प्रयोग किया, प्रजातंत्र का प्रजातांत्रिकरण किया। इसका मतलब हमारे स्टूडेंट समझ पाए? हाँ या ना? प्लीज बी फास्ट। देखो, तृतीय विश्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पश्चिम के पूंजीवादी देशों को प्रथम विश्व और पूरब के समाजवादी देश जिसमें सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप के यूरोपीय देश थे उनको द्वितीय विश्व कहा गया। विश्व इतिहास में सब क्लियर हो जाएगा तुम्हें। और जो एशिया अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश थे, वो एशिया अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश को तृतीय विश्व कहा गया। अब देखो, योगेंद्र यादव ने प्रजातंत्र का प्रजातांत्रिकरण किया, वो जो शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द का मतलब होता है कि पहले प्रजातंत्र शब्द केवल पश्चिम के विकसित देशों के लिए था, कि जिनकी अर्थव्यवस्था विकास के खास स्तर पर है और जिन्होंने साक्षरता की एक खास दर प्राप्त कर ली है, जिनका आर्थिक सामाजिक व्यवस्था विकसित हुई है, वही प्रजातंत्र की पद्धति को अपना सकते हैं। परंतु भारत ने उसको अपनाकर और सफल बनाया। इससे दुनिया के बाकी एशियाई अफ्रीकी देशों ने प्रजातंत्र के मॉडल को अपनाया। तो प्रजातंत्र केवल धनी देशों की बपौती नहीं रह गई, बल्कि निर्धन देशों तक भी वो चली गई। कुरिल खिलनानी इसी को कहते हैं कि तृतीय प्रजातांत्रिक क्रांति। पहली प्रजातांत्रिक क्रांति अमेरिकी क्रांति को मानते हैं, जब प्रजातंत्र का विस्तार हुआ अमेरिकी महाद्वीप में। द्वितीय प्रजातांत्रिक क्रांति वो फ्रांस की क्रांति को मानते हैं, जब यूरोप में प्रजातांत्रिक पद्धति स्थापित हुई। और तृतीय प्रजातांत्रिक क्रांति भारत की आज़ादी और भारत के संविधान निर्माण को मानते हैं, जब एशियाई अफ्रीकी देशों में प्रजातंत्र का विस्तार। ये अपने में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसको ध्यान रखना, कहीं भी तुमको काम आएगा लिखने में भारत के बारे में। लेकिन देखो, भारतीय संविधान की अपनी सीमाएं भी रही। सीमा क्या है कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों की संख्या देखते हुए, क्योंकि अब देखो, आज जो तुम देख रहे हो कि वर्तमान में जो सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, तो बराबर संविधान के मुद्दे पर या महत्वपूर्ण मुद्दों पर तुम देखते हो, धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, इस पर उसकी प्राय बहस चलती रहती है।
कारण क्या है कि उस समय ये सब एलिमेंट्स हाशिए पर थे, संविधान सभा में इन लोगों को कोई अच्छी जगह मिली नहीं थी, और संविधान सभा में जो संविधान बना था उस पर कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रभाव था। क्योंकि संविधान सभा पर कांग्रेस का प्रभाव था, इसलिए संविधान सभा में कांग्रेस की आवाज बुलंद थी और बाकी देशों की आवाज कमजोर थी, सॉरी बाकी पार्टियों की आवाज कमजोर थी। तो संविधान सभा पर कांग्रेस का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा देखा गया। वर्तमान में यही कारक मोदी शाह सरकार को असंतोष का कारण है, मैंने आपको बताया। दूसरा, यह भी आश्चर्य का विषय है कि एक दूसरा मैं कारण बताऊंगा कि जैसे हमारे यहाँ वन मैन वन वोट, उसके लिए टर्म आता है सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार। सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार हमारे यहाँ लागू हुआ, आप जानते हो। लेकिन अफसोस क्या है कि जो संविधान सभा ने हमारे यहाँ सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार को लागू किया, वह संविधान सभा स्वयं ही सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर संगठित नहीं थी, वह खुद ही संगठित नहीं थी। उसका हमारा जो संविधान सभा का गठन हुआ, हालांकि प्रधान जिसमें एटली साइमन कमीशन के मेंबर के रूप में आया था, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा था जो हमारी सरकार आएगी सत्ता में तो आपके यहाँ संविधान सभा का एक गठन करेगी, आम एक और सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर, यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर संविधान सभा को गठन करेगी। लेकिन ब्रिटिश ने ऐसा नहीं किया। हमारे विधानमंडल से अप्रत्यक्ष रूप में जो सदस्य चुनकर आए, वो एक तो हमारा डबल फिल्टर्ड हो गया। एक तो हमारा जो सभा थी, विधानमंडल जो थी, वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर गठित थी। उसमें तो मात्र 11% लोगों को वोटिंग राइट था, और फिर उससे भी अप्रत्यक्ष रूप से मेंबर्स को चुनकर फिर संविधान सभा में बैठाया गया। तो जिसने हमें प्रजातांत्रिक पद्धति दी, वो स्वयं ही अप्रजातांत्रिक तौर पर संगठित था। ये उसका एक लिमिटेशन हो। अब देखो संविधान सभा के क्रियान्वयन की चुनौतियां, आप लोग पॉलिटी में भी देखते होंगे, पढ़ते होंगे। देखो एक्चुअली हुआ क्या कि हम जैसे तुम अगर एक साथ मतलब कई पद्धति को अपनाना चाहोगे तो उसकी विसंगतियां उभरने लगती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि विसंगतियां ये है कि जैसे अब हमारे यहाँ एक समस्या आई मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का, क्योंकि हमने मौलिक अधिकार का प्रावधान भी रख लिया और नीति निर्देशक तत्व का, और सुप्रीम कोर्ट को हमने, न्यायपालिका को हमने मौलिक अधिकार का रक्षक बना दिया, और सरकार ने अपना लक्ष्य नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन भी रखा। तो जब सरकार किसी आर्थिक सामाजिक मोर्चे पर कुछ प्रगतिशील कदम उठाई तो कोर्ट ने ही अपोज कर दिया। जैसे आपको मैं बताऊंगा, जमींदारी उन्मूलन बहुत आवश्यक था किसानों को न्याय दिलाने के लिए, जो बंगाल में और बिहार उड़ीसा में किया गया। तो जमींदारी उन्मूलन के लिए जब कानून बनाए गए तो बिहार के एक जमींदार ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनुच्छेद 32 के अनुसार उसको निरस्त कर दिया उस कानून को। तो नेहरू की सरकार को पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में करना पड़ा, जिसमें आपने अनुच्छेद जो संपत्ति का अधिकार में अनुच्छेद 31 था, उसमें 31 क और ख जोड़ दिया गया, और 31 ख में जो 31 बी है उसमें 9वीं अनुसूची लाया गया। 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी कानून रखा जाता है तो उसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इस प्रकार से उन्होंने संविधान का पहला संशोधन इसीलिए किया क्योंकि ताकि मतलब लोगों को न्याय दिलाया जा सके। तो ये एक समस्या ये आई, लेकिन फिर एक बहुत लंबा संघर्ष चली। आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि कौन बड़ा है। जैसे अनुच्छेद 13 में है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार का हनन करती है वो कानून हनन करने की सीमा तक निरस्त हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 13 को पकड़ लिया, और उधर जो न्यायपालिका है, हाँ वही न्यायपालिका, उधर जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट में ये समझती थी कि मैं तो नीति निर्देशक तत्व को लागू कर रही हूँ, वो तो मेरा संविधान में मेरा निर्देश है उसको मैं लागू करने के लिए कर रही हूँ, तो पार्लियामेंट का मानना था। तो न्यायपालिका को उसमें कोई रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। लेकिन अब एक पर एक देखो, एक लंबी लड़ाई चली। आपने पढ़ा होगा गोलकनाथ केस 1967 में, फिर आपने केशवानंद केस पढ़ा होगा, ऐसे पॉलिटी में सुना होगा, मिनर्वा मिल्स केस पढ़ा होगा, फिर मनेका गांधी केस पढ़ा। तो बहुत कुछ के बाद तब अंत में अब कम से कम जजेज नीति निर्देशक तत्व को महत्व देने लगे हैं। तो एक समस्या यह आई। दूसरी समस्या क्या हुआ कि हम लोगों ने मंत्रिपरिषद बनाम राष्ट्रपति, जैसे आप अपने संविधान को देखो तो अपने संविधान में पहले था अनुच्छेद 74,
तो अनुच्छेद 74 में क्या था कि एक प्रोविजन था, प्रोविजन है कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the prime minister at the head to aid and advise the president in the exercise of his functions। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर राष्ट्रपति होगा, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और मंत्रणा देगी। तो 1942वें संविधान संशोधन से पहले ये नहीं किया गया था कि वो अनिवार्य है कि राष्ट्रपति उसके सुझाव को अनिवार्यतः मानेगा, इस तरह का प्रावधान नहीं था। परिणाम यह हुआ कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्योंकि हमने एक तरफ ब्रिटेन से, ब्रिटिश संविधान से हमने ले लिया पार्लियामेंट्रियन मॉडल, संसदीय परंपरा और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, और अमेरिकन मॉडल से निर्वाचित प्रेसिडेंट ले लिया। हालांकि हमारा प्रेसिडेंट अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित है। तो ब्रिटेन में मान लो ब्रिटेन के किंग को कोई पावर नहीं है, तो वह वंशानुगत है, निर्वाचन उसका होता ही नहीं है। और हमारे यहाँ तो प्रेसिडेंट निर्वाचित हो गया, अप्रत्यक्ष ही सही। तो जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे, और वो राजेंद्र प्रसाद ने एम शीतलवाद को बुलाकर पूछा, स्वयं जो अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के, कि शीतलवाद एक बात बताओ कि क्या प्रेसिडेंट हर स्थिति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सुझाव को मानने के लिए बाध्य है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो एम शीतलवाद ने कहा नहीं नहीं सर, आपको मानना पड़ेगा, हमने ब्रिटिश मॉडल को अपनाया है, अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सुझाव नहीं मानेंगे तो फिर संवैधानिक संकट आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाएगा। तो प्रेसिडेंट ने मुद्दा उठाया कि देखिए ऐसा है कि फिर तो हम चुनाव का खतरा जोखिम मोल ले रहे हैं, और चुनाव का जोखिम मोल ले रहे हैं, लेकिन फिर भी पावर अगर नहीं मिला तो ये तो बड़ी दुखद बात है, ये तो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है। तो जब पहला प्रेसिडेंट इस मुद्दे पर प्रश्न चिन्ह उठाया, मन लगाया, तो आप समझ सकते हो कि ये समस्या, और खैर बाद में सेटल हो गया, लेकिन शुरू में समस्या आई। उस तरह विधानमंडल बनाम न्यायपालिका, विधानमंडल अपनी शक्ति ब्रिटेन से लेने लगता था और न्यायपालिका अपनी शक्ति अमेरिका से। अब वो बोलता था हम बरा, तो ये बोलते थे हम बरा। उसी में गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस हुआ है। कोई ना कोई समस्या आज एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की बनी हुई है, और जुडिशियरी आज देखो इंडिया में क्या पावरफुल हो गया है। तो ये समस्या आई, तो ये हमारे संविधान को, ये चुनौतियां हमारे नेताओं ने झेला और इसको सफलतापूर्वक पूरा किया। तो मैं स्टूडेंट्स, दुनिया के मेरा बड़ा ही यूनिक संविधान है और बड़ा सराहनीय है। हमारे संविधान सभा के जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने बड़े बुद्धिमत्ता पूर्वक ढंग से संविधान बनाया। हमने दुनिया से बहुत सारी चीजें ली, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता आपको कि कोई संविधान क्या बना ले उस पर डिपेंड नहीं करता है। संविधान में पॉलिटी कितनी हेल्दी है उस पर डिपेंड करती है। तो पॉलिटी संविधान की प्रकृति को प्रभावित करती है। यही समझो, जो मुद्दे उठे, जैसे न्यायपालिका बनाम विधानमंडल का मुद्दा उठा, या प्रेसिडेंट बनाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मुद्दा उठा, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाम फंडामेंटल राइट्स का मुद्दा उठा, उसमें हमारी राजनीति कितनी बेहतर है, कितनी स्वस्थ है, उस पर डिपेंड करती है हमारे संविधान की दिशा क्या होगी। क्योंकि संविधान सभा चाहे कितना भी बढ़िया संविधान बना ले, लेकिन संविधान का विकास इस बात पर डिपेंड करता है कि संविधान के चलाने वाले का आचरण कैसा है। इस मुद्दे पर हम लोग 7 दशकों से सफलतापूर्वक अपना संविधान चलाया। हमारे साथ जो दुनिया के संविधान बने, वो अधिकांश संविधान ध्वस्त हो गए। कहीं पर मिलिट्री सैनिक तानाशाही शासन आ गया, कहीं पर आप देखोगे एक व्यक्ति का शासन, कहीं पर एक पार्टी दलीय तानाशाही आ गई, कहीं पर आप देखोगे कि वहां पर एक के बाद दूसरा, अब श्रीलंका 5वां संविधान का एक्सपेरिमेंट करेगा, एक के बाद दूसरा संविधान आता चला गया और कोई भी संविधान सफल नहीं हुआ। पाकिस्तान को देखो कि पाकिस्तान को संविधान बनाने में 10 वर्ष लगे, 9 वर्ष, यानी 1947 के बाद उसका संविधान, मतलब 9 वर्ष संविधान बनाने में लगे और 2 वर्ष संविधान चले, और 2 वर्ष के बाद जनरल अयूब खान था पाकिस्तान का जनरल, उसने मिलिट्री टेक ओवर कर लिया, वहां की निर्वाचित सरकार को गिरा दिया। दिस इज द केस ऑफ पाकिस्तान। तो माय स्टूडेंट्स, पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आज मैं यहीं पर रुकता हूं।
और मेरा समय समाप्त हो गया। आप लोग पढ़ाई जारी रखना, फिर आपसे हम मंडे को मिलते हैं और फिर हमारी पढ़ाई जारी रहेगी। ओके माय स्टूडेंट्स, थैंक